प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। आज हमारे साथ जो कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं उनका पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। आज हम उनसे जानेंगे पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को किस वजह से 71 साल लग गए एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल करने में। मेरे साथ मौजूद हैं CBR टाउन के सदर अल्ताफ़ अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का सलाम। जी सर, तो आप हमें बताइएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी खिदमात के हवाले से। मुज़ल्फ़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से पाकिस्तान में बिल्कुल इस्लामाबाद में रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ। मेरी जो मदर कंपनी है बेसिकली वो चिनार बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स के नाम से है, जिसका हमारा हेड ऑफिस PWD में है। और CBR हाउसिंग सोसाइटी का जो मैंने बीइंग का प्रेसिडेंट चार्ज संभाला है वो 2011 से आज तक मैं 3 दफ़ा अनअपोज प्रेसिडेंट रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो आपने 71 साल की बात की है, अगर आप सबसे पहले मैं आपको मजीद भी अपना तारुफ कराऊं, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस है जो कि इस्लामाबाद में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उसका हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव अलायंस। उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे जो पता चला है शायद आपके लिए मैं ना हो, क्योंकि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आबाद इन इस्लामाबाद, इसका उनकी मीटिंग्स होती रहती है PM साहब के साथ, तो इसका नाम रखा गया है RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके जो इश्यूज़ होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, पहले हमें मुख्तलिफ इदारों में जाना पड़ता था, CDA में, RDA में, कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में। तो अब क्या हो रहा है, इसका बाकायदा कानून बनेगा। जितने भी इसके इश्यूज़ होंगे, चाहे वो NOC के हवाले से हो, एक जो अलॉटी है अगर उसका कोई लिटिगेशन है, वो सब के सब वहाँ पे केसेस जो है सुने जाएंगे। और हमें जो पता चला है, अल्लाह करे इसमें हुकूमत वक्त जो है वो कामयाब हो जाए, तो 60 डेज़ के अंदर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि हर डिस्प्यूट का फैसला आना चाहिए, ताकि ये जो डिस्प्यूट्स की वजह से मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ लिटिगेशन में चली जाती हैं, उससे फिर आम मेंबर जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई होती है वो मुतासर हो जाता है, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अब 72 साल में जो चीज़ नहीं बन सकी, अगर आज बनी है तो ये खुशाइंद है। और इससे इस मुल्क खुदाद पाकिस्तान में इकानमी का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा। और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो इन्वेस्टर है, बिल्डर है, छोटे छोटे ठेकेदार है जो 50 लाख करोड़ रुपए लगा के छोटा घर बना के बेच देते हैं अपनी इकानमी यानी अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, वो मेहनत मशक्क़त करके, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जी सर, तो उस लिहाज से तो फिर पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहना एक मुनासिब लफ्ज़ है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, जैसा मैंने मुज़ल्फ़ा कहा कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप बिल्कुल आप अभी गूगल में जाएं, आप रिसर्च कर लें, मैंने 3 आपको बताए हैं मेजर जो है इकानमी के बुनियादी वो पहिए होते हैं, उसमें मेजर पोर्शन ऑफ इकानमी जो है वो रियल एस्टेट के साथ। रियल एस्टेट में बेसिकली मैं अब आपको बताऊं, लोग इसको समझते हैं शायद ये प्रॉपर्टी डीलिंग तक है, नहीं। रियल एस्टेट का मतलब ये है कि आप एक जगह ज़मीन एक्वायर करते हैं, वहाँ प्लॉट बनाते हैं। जब आप प्लॉट बनाते हैं, मैं आज आपको एक नई बात बताऊं, अक्सर मैंने TV पे लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी 40 या 50 इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता है रियल एस्टेट के साथ। नो, मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। व्हेन यू जो है गेट अ लैंड, जब आप लैंड एक्वायर करते हैं तो उसके बाद उसकी जब आप प्लॉटिंग करते हैं, सबसे पहले फैसिलिटेट होता है जिसकी लैंड होती है, लैंडलॉर्ड को पैसे मिल जाते हैं, वो अपना इकानमी का पहिया चलाता है। फिर उसमें हमारे कंसल्टेंट आते हैं, टाउन प्लानर आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा इसमें जो है अपना ताल्लुक होता है, तो एक बहुत बड़ा तबका उसमें फैसिलिटेट होता है। उसके बाद जो सबसे अहम बात करने वाली है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पाकिस्तान का गरीब भी और अमीर भी, खास तौर पे इसमें कौन आता है, इन्वेस्टर आता है, आसुदा हल तबका आता है, जिनके पास पैसे होते हैं, वो ये प्लॉट बाई करते हैं। जब वो इस प्लॉट को बाई करते हैं, देन वो इसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब आप ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैं आपकी वसातत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि जब एक घर बनाया जाता है, 276 आइटम्स आर बीइंग यूज्ड इन अ हाउस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब हुआ कि मुल्क पाकिस्तान किसी भी मुल्क के 276
इंडस्ट्रीज़ 276 जो है अफरादों का उसमें जो है इंडस्ट्रीज़ का जो अमल दखल हो जाता है, चाहे वो कारपेंटर की सूरत में, चाहे वो स्विच बोर्ड बनाने की सूरत में, चाहे वो सीलिंग करने की सूरत में, चाहे वो प्लस्तर करने की सूरत में, चाहे वो टाइल बनाने की सूरत में। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पे 276 इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो खुद ब खुद किसी भी मुल्क की जो है वो रीढ़ की हड्डी बन जाती है इकॉनमी की। जी सर, जैसे अभी आपने सारी डिटेल हमें बताई पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, और किस तरह से एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि काफ़ी अरसे से CBR जो है वो रियल एस्टेट में काम कर रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में इसने रियल एस्टेट में क्या खोया, क्या पाया है CBR ने? देखिए, CBR हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली दिस इज़ द सोसाइटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि पहले CBR के नाम से जाना जाता था। दिस टाइम यानी स्टिल अगर हम आज की बात करें, मैं आपको आज पहले बात ये बताऊं कि मैं तकरीबन 10 साल से प्रेसिडेंट रहा हूं। अभी हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, अगला इलेक्शन आना है। जी जी। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में 15,000 इस वक्त मेंबर मौजूद हैं, जिनमें से हमने बेशतर को फेज़ 1 में तकरीबन 2,000 मेंबरों को फेज़ 1 में प्लॉट दिए हैं। यानी इससे आप ये अंदाज़ा कर सकती हो कि 4.5 लाख रुपए में जो हमने CBR फेज़ 1 में प्लॉट दिया है, उसकी इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 9 मिलियन है। जो हमने 7.5 लाख रुपए में प्लॉट दिया है अपने मेंबर को, तो वो इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन में है। तो इससे आप अंदाज़ा खुद कर सकती है कि रियल एस्टेट से कितना बड़ा फ़ायदा यहाँ के एम्प्लॉयज़ को और ऑफिसर्स को जो किसी भी सोसाइटी से वाबस्ता है। तो CBR की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस्लामाबाद में ही अगर मैं गुलबर्ग की बात कर लूँ, जिन्होंने तकरीबन अभी तक 60,000 कनाल पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उनके पास तकरीबन 60,000 मेंबर है, यानी 60,000 लोगों को उन्होंने प्लॉट दिए हैं जो वहाँ घर बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं। मैं अगर मल्टी गार्डन की बात कर लूँ, उनकी भी तकरीबन ऑलमोस्ट 40,000 कनाल लैंड है। तो इस तरह जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह CBR हाउसिंग सोसाइटी एज पर द रैंकिंग ऑफ ICT इस वक्त CBR तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद में है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसमें एक बड़ा जो है फैक्टर CBR भी है। जी जी, ठीक। हमारी हुकूमत ने इसके अलावा जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से जो इकदाम किए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो इकदाम वो कर रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं या नहीं? मतलब उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे या फिर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या पड़ सकता है? देखिए, एक बात तो ज़रूरी है कि जो भी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, रीरा बनने से पहले हमारे पास CDA है, RDA है। मैं इस्लामाबाद मंडी की बात करूँगा। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, पंजाब का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। वो उनका वैसे भी ये रोज़ अव्वल से उनका ये काम बनता है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको आज आपके लिए में इजाफा करने के लिए, एक होता है प्राइवेट बिल्डर, जिस तरह मलिक रियाज का बहरिया टाउन है, वो उनका अपना प्राइवेट बिजनेस है। वो उसको जितना एक्सपेंड करेंगे तो यकीनन उनको भी फ़ायदा और आवाम को भी फ़ायदा और हुकूमत को भी उसका यकीनन उसका अपना टैक्सेस की मद में, बाकी चीज़ों की मद में उनको मुस्तफ़ीद होते हैं। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली पाकिस्तान का अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। इसका मतलब होता है अपनी मदद आपके तहत मैंने 10 बंदों ने पैसे जमा कर लिए, ज़मीन खरीद ली, उसके बाद उनको प्लॉट दिया जाता है, वो पैसे जमा करके घर बनाते हैं, अपनी जमा पूंजी जमा करके वो घर बनाते हैं। या वक्त ज़रूरत पे मतलब एक मेंबर के पास प्लॉट है, एक मुलाजिम के पास प्लॉट है, एक अफसर के पास प्लॉट है, कल उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है फीस देनी है या बच्चों की शादियां करनी है या घर बनाना है, तो उनको उस वक्त ये प्रॉपर्टी काम आती है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है, जो कि उनको सोसाइटी की सूरत में। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? नो लॉस नो प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है, इनको पाबंद किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जब भी आप अपने मुलाजमीन के सरकार, चाहे वो FBR के हो, PWD के हो या फेडरल एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो, वो पाबंद किया गया है कानून ने कि आपने नो लॉस नो प्रॉफिट पे देना है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट इसमें नहीं लिया जाता। जबकि प्राइवेट बिल्डर होता है, वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट लेता है। यानी अगर उसका 10 लाख का प्लॉट कॉस्ट करे, वो 20 में भी बेच सकता है, 30 में भी एज पर मार्केट वैल्यू वो 40 का भी बेचता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये पाबंद है कि अगर 10 लाख का प्लॉट है तो 10 लाख में ही उन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को ये देना है, किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को देना है। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब फैसिलिटीज़ की बात आती है, तो जब सोसाइटी को स्टार्ट किया जाता है या फिर उसका इनेकाद किया जाता है तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब बाद में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वैसा बहुत कम होता है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। क्या ऐसा CBR टाउन में भी है कि फैसिलिटीज़ का फुकदान है वहाँ पर?